तो ये हमारा तीसरा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से लेक्चर है रियाजुद्दीन मेमोरियल स्कूल ऑन फिजिक्स का। इससे पहले दो लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर 3 जो है ग्रिफिथ्स का वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने लैपलेस इक्वेशन का तारुफ पढ़ा था। और उसके बाद लैपलेस इक्वेशन के सॉल्यूशंस यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए कुछ टेक्निक्स थी जिनको हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें से पहली टेक्निक हमने स्टडी की थी मेथड ऑफ इमेजेस की। और मेथड ऑफ इमेजेस की इस टेक्निक के अंदर हमने दो एग्जांपल्स की थी। एक एग्जांपल जो है वो एक ग्राउंडेड प्लेन की थी, और दूसरी एग्जांपल ग्राउंडेड स्फीयर की थी। और उसके लिए हमने इंड्यूस्ड चार्ज, फोर्स, वर्क वगैरह निकालना भी सीखा था। उसके बाद दूसरा मेथड हमने दूसरे लेक्चर में कल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की टेक्निक को सीखना शुरू किया था। और उसमें जो पहला हमने काम किया वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते हुए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की टेक्निक लगाकर लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था। और उसके लिए हमने एक एग्जांपल कंसिडर की थी, जिसके लिए हमने दो शीट्स ली थी, ग्राउंडेड मेटल शीट्स, जिनके ऊपर जीरो पोटेंशियल है, और उनको हमने वाई एक्सिस में अरेंज करके रखा हुआ था। और उनके दरमियान हम पोटेंशियल निकालना चाहते थे, और उसके लिए हमने फिर वो मेथड अप्लाई किया, और उसके साथ साथ हमने सीखा कि उस मेथड की बुनियादी चीज़ें क्या हैं। तो जो कल हमने सोल्यूशन निकाला था उसको विजुलाइज करने के लिए मैंने मैटलैब के अंदर एक छोटा सा कोड लिखा, और उसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो सबसे पहले मैं आपको वो शेयर करूंगा, और बाद में फिर हम अपने लेक्चर की तरफ चलेंगे। पहली बात आपको मालूम होगी कि कल हमने जो एग्जाम्पल की थी, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ। आई होप कि स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। तो ये एग्जाम्पल थी जिसमें ये दो शीट्स हैं, और आप देखें कि ये दोनों शीट्स के ऊपर पोटेंशियल जीरो था, और जो x इक्वल टू जीरो के ऊपर है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल v नॉट y दिया हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है। तो अगर आपको v नॉट y की फॉर्म पता हो तो आप इस सॉल्यूशन को मुकम्मल तौर पर निकाल सकते हैं। इस एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन निकला था वो कुछ इस तरह का था, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन जब मैंने लिखा था वो कुछ इस तरह का था, ठीक है। और उसमें मैंने कहा था कि वी नॉट को अगर आप स्पेसिफाई कर दें तो फिर आपका सॉल्यूशन जो है वो और सिंप्लीफाई हो जाता है, और सी एन आप वी नॉट से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका सी एन है, विच इज द फोरियर कोएफिशिएंट, और दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है जो आपका प्रॉब्लम है, ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और बाउंड्री कंडीशन जो है वो आपको बताएगी कि वी नॉट क्या होगा। तो इस सॉल्यूशन में आप देखें दो फंक्शन आ रहे हैं, एक्स पे भी ये डिपेंड कर रहा है और वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जो एक्स पे डिपेंडेंस है वो एक्सपोनेंशियल है, और आप देख रहे हैं जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा ये एक्सपोनेंशियल का जो फंक्शन है ये डिक्रीज करेगा, बिकॉज ये ई टू द पावर माइनस एक्स है। और उसके साथ वाई डायरेक्शन के अंदर जो सोल्यूशन है वो ऑसिलेटरी सोल्यूशन है, क्योंकि साइन का जो फंक्शन होता है वो ऑसिलेशंस को शो करता है। मेरा ख्याल गुलाम फरीद साहब ने वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले लेक्चर में ये बात आपको बता दी होगी कि साइन और कोसाइन जो है ये ऑसिलेटरी फंक्शन होते हैं। तो आप वाई डायरेक्शन में जो आपका पोटेंशियल है वो ऑसिलेट करेगा, और एक्स डायरेक्शन के अंदर वो डिके करेगा। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका टोटल सोल्यूशन होगा। और अगर आप एक्स इक्वल टू जीरो कर लें तो वहां पर ये बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम के अंदर दी हुई थी, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल की कोई वैल्यू होगी। अब अगर आप गौर करें तो वो वैल्यू इटसेल्फ क्या है, एक साइन का फंक्शन है, वो एक साइन एन पाई वाई ओवर ए का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको मैं विजुलाइज अप करने के लिए आपको प्रोग्राम दिखाना चाहता हूं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। आई थिंक आई शुड शेयर माय होल स्क्रीन, आई डोंट नो। चलो मैटलैब भी कर लेते हैं। आई होप कि अब आपको ये भी नजर आ रही होगी स्क्रीन। तो यहाँ मैंने बेसिकली मैटलैब को इस्तेमाल किया है, आप कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करके इसका सोल्यूशन प्लॉट कर सकते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, आई होप कि ये आपको नजर आ रहा है क्लियर। अगर नहीं आ रहा तो मुझे आप बता सकते हैं काइंडली। सर आ रहा है, नजर क्लियर है सर। चलो ठीक है। अब ये जरा, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने अपने पैरामीटर्स चूज करने हैं, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू और ए की वैल्यू। अब ये जो वैल्यूज हैं ये भी मैं आर्बिट्ररी ले रहा हूँ। मैंने ये 1 भी ली, 100 भी ली, और हम ये देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। बट ये आर्बिट्ररी वैल्यूज हैं, आप कोई भी वैल्यूज चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है। उसमें आप देखें कि एक्स के अंदर ये फंक्शन जो है ये एक्सपोनेंशियल है, और वाई के अंदर ये जो फंक्शन है ये साइन वेव बन रहा है। और उसके बाद मैंने एक मैश ग्रिड डिफाइन किया है। मैश ग्रिड का मतलब है कि मैंने एक्स वाई प्लेन डिफाइन किया है, इसको प्रोग्रामिंग में मैश ग्रिड बोलते हैं। तो मैंने अपना प्लेन डिफाइन किया और उस प्लेन के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिए हैं। और चूंकि 1000 पॉइंट्स लेने से मेरा सोल्यूशन कन्वर्ज हो रहा था, तो मैं फिर उससे ज्यादा पॉइंट्स नहीं मैंने लिए। जितने ज्यादा पॉइंट आप लेते हैं उतना ज्यादा आपका सोल्यूशन कन्वर्ज करता है। उसके बाद आप गौर करें, यहाँ पर ये जो 1 to 5 है, अगर आपको नजर आ रहा हो, तो ये 1 to 5 बेसिकली आपके कनेक्टेड है। एन, सॉरी, आवाज तो आ रही है। हैंड फ्री कनेक्टेड। ये को होस्ट काइंडली म्यूट कर दें अगर कोई अनम्यूट होता है तो। तो ये जो एन की रेंज है 1 to 5 मैंने ली हुई है। 100 मीन्स के मैंने इसको 100 पॉइंट्स में तकसीम किया हुआ है। ये करना पड़ता है क्योंकि कंप्यूटर को एनालिटिकल एक्सप्रेशन समझ नहीं आते, कंप्यूटर न्यूमेरिकली करता है। तो एन को मैंने 1 से 5 तक लिया है, यानी मैंने 5 लीनियर कॉम्बिनेशन लिए हैं। याद है ना, कल मैंने बोला था कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन फोरियर सीरीज में लेते हैं और वो आपको जनरल सोल्यूशन देता है। जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा आपका सोल्यूशन और बेहतर होता जाएगा। जैसे जैसे एन कम होता जाएगा, आप कम से कम टर्म्स रखेंगे सीरीज में, तो वो आपका सोल्यूशन ज्यादा कन्वर्ज नहीं करेगा टुवर्ड्स द फाइनल सोल्यूशन। तो ये एक बुनियादी चीज होती है। तो यहाँ पे मैंने 5 के लिए लिया है क्योंकि ग्रिफिथ ने भी 5 के लिए ही सोल्यूशन दिया हुआ है। सो देन बस उसको प्लॉट करते हैं, और अब हम चलते हैं इस डायग्राम के ऊपर। सो ये आपका सोल्यूशन उसमें आता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा लार्ज करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखें कि ये वाला जो है ये वाई एक्सिस है और नीचे पे साथ एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस की रेंज मैंने 0 से 2 तक ली है, और वाई एक्सिस की रेंज जो है वो 0 से 1 तक है। एंड देन जी एक्सिस के ऊपर आपको वी एक्स वाई नजर आ रहा है जो कि पोटेंशियल है। तो आप देखें कि ये एक शीट की शक्ल में आपको नजर आ रहा है। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन नाउ। सबसे पहली बात नोट फरमाएं आप, और मैं अगर कोशिश करूं इसको रोटेट कर सकूं, चूंकि ये थोड़ा टाइम लेगा, जाहिर है कि प्रोग्रामिंग है तो आपके मैश ग्रिड पे डिपेंड करता है। अगर आपका ग्रिड बड़ा है तो प्रोग्राम स्लो होता है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो पहली चीज आप नोट करें, इसको मैं रोटेट करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैं अब ऊपर से देख रहा हूँ, यानी मैं जी एक्सिस पे बैठा हुआ हूँ और मैं एक्स वाई एक्सिस पे अपने पोटेंशियल को देख रहा हूँ। तो ये जो ब्लू और येलो रीजन्स हैं इनका ये कलर स्केल भी साथ साथ दिया हुआ है। ये ब्लू और येलो जो है ये एलिवेशन को शो कर रहा है। तो जहां जहां पे आपका ग्राफ येलो होता जा रहा है, इसका मतलब वहां वहां पे वो फंक्शन एलिवेशन है उसके अंदर। अब आपको याद होगा मैंने आपको लैपलास इक्वेशन का तारुफ देते हुए ये कहा था कि लैपलास इक्वेशन बेसिकली एक एवरेजिंग टेक्निक है। जिसका मतलब ये है कि जब आप लैपलास इक्वेशन को सॉल्व करके पोटेंशियल निकालते हैं तो वो एवरेज होता है गिवन बाउंड्री कंडीशन के अंदर। अब जो हमारा प्रॉब्लम जो कल हमने सॉल्व किया था उसमें बाउंड्री कंडीशन x = 0 पे दी हुई थी। तो अगर आप गौर करें तो जैसे जैसे आप x = 0 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप x = 0 की तरफ जा रहे हैं ब्लू रीजन येलो की तरफ होता जा रहा है। और चूंकि आपका फंक्शन जो था वो y पे डिपेंड करता था, तो जैसे जैसे आप y एक्सिस में जा रहे हैं तो आपका येलो रीजन बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब जितनी भी कल मैंने कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस के साथ वो सोल्यूशन लिखा था वो मेरा सोल्यूशन ठीक है, और अब मैं उसको यहाँ पर देख देख सकता हूँ। और अगर आप गौर करें तो येलो जो है वो सारे का सारा दीवार के साथ लगा हुआ है, लेफ्ट वाली दीवार के साथ लगा हुआ है। कल मैंने आपको दिखाया था यही प्रॉब्लम था। तो पहली चीज तो ये वेरीफाई मेरी हो गई कि जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी वो सेटिस्फाई हो रही है। आपका जो x = 0 वाली दीवार है
वहां पर आपका पोटेंशियल एलिवेशन की तरफ जा रहा है, मतलब ये कि वाई के साथ साथ वो चेंज होता जा रहा है। तो ये बाउंड्री कंडीशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। दूसरा आप देखेंगे कि जो मेन, लेट मी रीअरेंज इट, इसको मैं इस तरह अरेंज करना चाह रहा हूं कि आपको एक्स और वाई दोनों नजर आए। आई होप के, हाउ शुड आई अरेंज दिस। ठीक है, ये अब थोड़ी सी जो है ना टेक्निक है, इसके मुझे ग्राफ सेव कर लेने चाहिए थे, लेकिन जो बाद में आपको समझाना चाह रहा हूँ आई थिंक यहाँ पे ठीक नजर आएगा। वो ये है कि इसने जितनी भी एक्सट्रीम वैल्यूज थी पूरे इस रीजन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर, जो मैंने खुद से डिफाइन किया है कि इतने प्लेन में मुझे सोल्यूशन बताओ, उस रीजन के अंदर कहीं भी आपको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिल रहा। मतलब ऐसा नहीं आपको नजर आ रहा है कि किसी ब्लू रीजन के अंदर छोटा सा येलो जो है ना वो सर्कल बनाओ, येलो सारे का सारा एक तरफ है और ब्लू सारे का सारा एक तरफ है, तो ब्लू जो है ना वो फ्लैट सरफेस है। इसका मतलब ये है कि जब आपने लैपलेस इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसने आपके बल्क में, यानी अपनी उस दो प्लेटों के दरमियान वाले रीजन के अंदर अंदर जहां जहां आप एक्स में घूम रहे थे, वहां वहां इसने सारे पोटेंशियल का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा गायब कर दिया है, और आपको एक एवरेज पोटेंशियल दे दिया है जो कि एक फ्लैट सरफेस है। और वो सिर्फ तभी ऊपर उठती है जब आप बाउंड्री पे जाते हैं, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन ये कहता है कि ऑल द एक्सट्रीमास विल बी एट द बाउंड्री एंड इन द बल्क देयर विल बी नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये भी आपको ये बात यहाँ पे समझ आ गई होगी। ठीक है, आई होप के मैंने आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर दिया इससे, लेकिन मैं सिर्फ चाहता था कि इसको दिखाऊं कि अगर आप थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीख लें तो आप इन चीज़ों को विजुअलाइज करके समझ सकते हैं कि आपका सोल्यूशन जो है, जो आपकी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक दुरुस्त है या नहीं। एक और चीज़ आप नोट करें, जैसा कि मैंने बताया, अब मुझे लगता है कि स्क्रीन साइड बाय साइड शेयर करनी पड़ेगी। लेट मी शेयर दी फुल स्क्रीन अगेन, क्योंकि अम, अच्छा, इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ साथ ही साथ सोल्यूशन। सो इसको मैं कर लेता हूँ छोटा, और देखते हैं कि इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ कि नहीं। सॉरी, इस पर टाइम जरा ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपको मजा आएगा ये बात समझ के। अब आप देखो, आपका जो वी नॉट वाई है, पहली बात तो ये कि वी नॉट वाई कहाँ पे है, एक्स इक्वल टू जीरो पे है, मतलब ये कि वो लेफ्ट वाली दीवार पे लगा हुआ है। दूसरा ये कि वी नॉट वाई इट सेल्फ साइन फंक्शन है। तो अगर आप सोल्यूशन पे गौर करें राइट साइड पे, तो आपको वहां पे एक साइन वेव बनती हुई नजर आ रही है, और वो साइन वेव बिगड़ जाती है जब आप वाई में इंक्रीज करते जाते हैं, बिकॉज आपका साथ साथ एक्स भी तो डिक्रीज करता है ना। टोटल सोल्यूशन में आपके पास एक्स भी है और वाई भी है, दोनों है, लेकिन जो वाई वाला है वो आपका एक्स के करीब जाके वी नॉट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये ऐसे होता है। अब अगर आप फोरियर सीरीज को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं इसी प्रोग्राम को, ये जो मैटलैब का प्रोग्राम है, मैं लेट से सिर्फ दो एन के लिए, यानी दो एन इज इक्वल टू वन और टू के लिए मैं इसको रन करना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा सोल्यूशन क्या है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर एन इज इक्वल टू टू प्लग करूंगा, एंड देन इस प्रोग्राम को रन करूंगा, और देखते हैं कि उसका सोल्यूशन जो है वो कैसा निकलता है। उतनी देर तक आप लोग जो है ना वो अपने जहन में सोचें कि अगर आपका एन जो है वो ज्यादा लार्ज ना हो तो फिर आपका सोल्यूशन किस तरह का निकलना चाहिए। फोरियर सीरीज में अगर सिर्फ दो टर्म्स हों, अभी मैंने पांच टर्म्स ली हुई थी, तो आप देखें सोल्यूशन जो है वो अभी भी आपका कन्वर्ज कर रहा है। ये रन किया है और उसके बाद फिर आपको वैसा ही सोल्यूशन मिल गया जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इसका मतलब है कि ये डायग्राम बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा फोरियर सीरीज की सम नहीं करना पड़ा, मैं दो टर्म्स के साथ ही इसका सम कर सकता था, राइट। और ये भी याद रखना है कि एन इंटीजर है, अगर आप 1.5 वैल्यू लेंगे तो ये शायद इसको सॉल्व ना करे। बहरहाल आई जस्ट वांटेड टू शो कि ये किस तरह से आप प्रोग्रामिंग टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को मजीद अच्छी तरह समझ सकते हैं। ओके,
चलो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उम्मीद है मैंने कुछ आपको इंस्पायर कर दिया होगा कि मतलब किस तरह से आप लैपलास इक्वेशन में जो हमने जो अभी तक सीखा है वो क्या है, एवरेजिंग क्या चीज़ होती है, लोकल एक्सट्रीमा आपके जो हैं वो बाउंड्री के ऊपर कैसे जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फोरियर सीरीज की टर्म्स लेने से आपका सोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कन्वर्ज क्यों करता है। क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर एनालिटिकल एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करते, एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर अप्रोक्सीमेशंस होती हैं। अप्रोक्सीमेशंस होती हैं कि आपका सोल्यूशन जो है वो कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। तो जहाँ जब हम कोर्सेज में पढ़ा रहे होते हैं, जैसे ग्रिफिथ की बुक पढ़ा रहे होते हैं, तो वो एनालिटिकल एक्सप्रेशन होते हैं। वहां पर ये होता है कि आप अपना सोल्यूशन जो है ना वो एक क्लोज फॉर्म के अंदर लिख देते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में लाजमी नहीं है कि आपका सोल्यूशन बिल्कुल वैसा ही हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्योंकि रियल वर्ल्ड जो है वो उसके अंदर अप्रोक्सीमेशंस पाई जाती हैं। आपका सोल्यूशन हो सकता है कन्वर्ज ना करे जब तक कि आप बहुत ज्यादा सीरीज में टर्म्स ना लें, एक्सेट्रा। तो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आज के लेक्चर पे चलते हैं। आज हम ये करेंगे कि जस्ट वन सेकेंड। आज हमने ये करना है कि सॉल्यूशन जो है ना वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में करना है। लेक्चर थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि हम मुकम्मल कर पाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि हम कंप्लीट कर लें दोनों टॉपिक्स को। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज मैंने लैपलास इक्वेशन करनी है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये टॉपिक है, और ये मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने मैथमेटिकल मेथड्स का कोर्स पढ़ा हुआ है वो उनको समझ आए कि जो जो मैथ उन्होंने पढ़ा था वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कैसे अप्लाई हो रहा है। बल्कि अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं आपको एक यूट्यूब लिंक शेयर करता हूँ। क्योंकि मैंने कुछ अर्सा पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर भी एक छोटा सा कोर्स करवाया था। तो उसका लिंक जो है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उसमें ये डिस्कशन आपको मैथमेटिक्स के हवाले से, वहाँ पे फिजिक्स मैंने बहुत कम डिस्कस की है, लेकिन मैथमेटिक्स के हवाले से आपको उस पर बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये मैंने आपको चैट में शेयर किया है। जो ऑर्गेनाइजर है वो इसको फेसबुक पे भी शेयर कर दें। बहरहाल, क्योंकि यहाँ पे वो कंसेप्ट इस्तेमाल होने हैं, तो अगर आपका क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हवाले से है तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का अलहदा से पूरा एक मेरे ख्याल 10-12 के करीब सेशंस हैं, 1.5-1.5 घंटे के लेक्चर्स हैं। तो उसमें बड़ी तफसील से इन इक्वेशंस के ऊपर बात की हुई है। सो लैपलास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो मैं थोड़ा सा फास्ट रहूंगा आज, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज्यादा है। यानी जब मैं इसको पेपर पे रिवाइज कर रहा था और मैं सारे स्टेप नहीं लिख रहा था, तो तब भी ये 4-5 सफ़ों पे जा रहा था प्रॉब्लम। तो जब पढ़ाते हैं आप तो समझ लें कि उसमें आपने 10 सफ़े लिखने होते हैं। तो ये काफी लेंथी प्रॉब्लम होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी और सिलेंड्रिकल में भी। तो होपफुली कि आप लोग थक नहीं जाएंगे और मेरे साथ रहेंगे। और जहाँ पे आपको ना कोई पॉइंट समझ आए तो आप सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि लैप्लासियन जो होता है वो क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, आर थीटा फाई, ठीक है। तो मैं अब इसको विकीपीडिया से कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा मशहूर हो चुका है। और मैं इसको एक ही दफ़ा लिखूंगा और मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा एक्सप्रेशन है। अम, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं आर के लिहाज से, फिर कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे थीटा के लिहाज से, जिसमें थीटा की टर्म्स हैं, एंड देन साइन थीटा, और फिर लास्ट टर्म जो है वो फाई के लिहाज से होगी, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, सॉरी थीटा और फाई, एंड देन डेल स्क्वायर बाय डेल फाई स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं लैप्लाशियन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। इस लैप्लाशियन को आपने इस्तेमाल करना है और आप सॉल्व करना चाहते हैं
ये इक्वेशन डेल स्क्वायर वी, वेयर वी अब डिपेंड करेगा आर, थीटा और फाई पे, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो जैसे कल मैंने एक्स वाई जी में लिया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, और उसमें मैंने एक अजम्पशन ली थी स्टार्ट में, अगर आपको याद हो, अपने प्रॉब्लम को छोटा करने के लिए। वरना तो ये भी, इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वो काम बहुत ज्यादा हो जाता है। हर कोऑर्डिनेट की एक अलग इक्वेशन बनेगी। आर पे जब आप लाप्लास इक्वेशन बनाएंगे तो उसकी अलग इक्वेशन होगी, थीटा की अलग इक्वेशन होगी, और फाई की अलग। और इनके कुछ नाम भी रखे हुए हैं। आर की इक्वेशन को कहते हैं रेडियल इक्वेशन। अगर आप लोगों को याद हो, एक स्फीयर अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, सो लेट से ये एक स्फीयर है, और तो इस स्फीयर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अगर आप बनाना चाहते हैं, सो लेट से इस स्फीयर के अंदर एक वेक्टर है आर, ठीक है। तो उस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो आर कोऑर्डिनेट होगा। उस वेक्टर का जो थीटा होगा वो बेसिकली वर्टिकल के साथ उसकी डायरेक्शन होती है, सॉरी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो फाई होता है वो इस आर का प्रोजेक्शन आप लेते हैं ऑन दी प्लेन बिलो, और वहां पर आप एक वर्चुअल वेक्टर ड्रा करते हैं। तो ये जो वर्चुअल वेक्टर है या साया है आपके ओरिजिनल वेक्टर का, उसका एंगल बनता है तीसरे एक्सिस के साथ फाई। तो फाई जो है वो आपको इस प्लेन में घुमाता है, ठीक है। फाई जो है वो आपको इस प्लेन में घुमाएगा। सो लिहाजा फाई की रेंज कितनी होती है? फाई की रेंज होती है 0 to 2 पाई, क्योंकि उसने पूरे सर्कल में घूमना है ना। और थीटा की जो रेंज होती है वो होती है 0 to पाई, क्योंकि थीटा आपका जो है वो इस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आपको घुमाता है। तो अगर आप 180 डिग्री पे जा रहे हैं तो उसका मतलब आप पाई तक जा रहे हैं। और आर जो होता है, अब आर आपको बताता है साइज ऑफ द स्फीयर। तो आपके स्फीयर का साइज जितना भी होगा उसके हिसाब से आर आ जाएगा। अगर आपका स्फीयर इन्फिनिट है तो आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो इन इन जनरल आपका जो आर होता है वो 0 to इन्फिनिटी जाता है। तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगेन इनको आप डिफाइन कर सकते हैं एक्स वाई और जी। अभी ये मैं ग्रिफिथ की नोटेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो दीज आर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो होगा ये कि हर डायरेक्शन के अंदर एक इक्वेशन बनेगी और 3 इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इस प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए हम यहां पर एक अजम्पशन लेते हैं, और वो अजम्पशन है एजीमुथल सिमेट्री की। नाम सुना हुआ है आप लोगों ने पहले इसका? एजीमुथल सिमेट्री ये कहती है कि आपका जो फंक्शन है वो फाई पे डिपेंड नहीं करेगा, फाई इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एजीमुथल सिमेट्री का मतलब होता है फाई इंडिपेंडेंट। यानी आपका जो पोटेंशियल है इज फाई इंडिपेंडेंट, ठीक है। वी इज फाई इंडिपेंडेंट। तो उससे ये होगा कि ये जो फाई वाली इक्वेशन होगी इसको मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इस फाई वाली इक्वेशन को 0 कर देता हूँ, बिकॉज योर पोटेंशियल इज नॉट चेंजिंग एज यू आर मूविंग इन दी सर्कुलर प्लेन अलोंग एक्स एंड वाई। जब आप एक्स वाई के ऊपर घूम रहे होते हैं, यानी फर्ज करें कि आप सिर्फ एक फाई चूज कर लिया आपने, और आप एक सर्कल के ऊपर घूमी जा रहे हैं और आप उस सर्कल से ऊपर नहीं उठ रहे, तो ये वो प्रॉब्लम है जिसमें आप कह सकते हैं कि फाई से चेंज आ रहा है। लेकिन जब आप फाई इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो जो आप इस सर्कल के ऊपर घूमेंगे आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो आपका पोटेंशियल सिर्फ आर डायरेक्शन में चेंज होगा, आर कम ज्यादा करने से चेंज होगा, या थीटा से होगा, मतलब ये कि आप ऊपर नीचे जाएंगे तो उससे होगा, ठीक है। तो ये मैं अजम्पशन ले रहा हूँ स्टार्टिंग में। इससे मैं मेरा क्या होगा, प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। अगर आप ना लें तो तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फिर और ज्यादा काम है और हमारे पास टाइम नहीं है इतना। सो नेक्स्ट अब चलते हैं। अम, जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो अब आप देख सकते हैं खुद से कि वो क्या बनेगी। आपकी इक्वेशन इस डेल स्क्वायर को इस वी के ऊपर अप्लाई करके बनेगी, और मैं वो दोबारा नहीं लिखना चाहता।
तो इसलिए मैं अब डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे जाऊंगा। तब आपने सोल्यूशन निकालना है तो आप क्या करोगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंगली मेरा जो अब फंक्शन है जो कि सिर्फ आर थीटा पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि फाई इंडिपेंडेंट हो गया है, वो दो दो फंक्शंस में डिवाइड होगा, एफ आर और जी थीटा। मैंने फंक्शंस के वही नाम रखे हैं जो पहले कल मैंने लिए थे, सिर्फ उनके कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए ताकि कंसिस्टेंट रहे हम जो हमने एक चूज की हुई है चीज। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट करेंगे वहां पर, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1/r² डेल बाय डेल r² डेल बाय डेल r एंड देन एफ जी। ठीक है, मैं पूरा नहीं और थीटा बार बार लिखूंगा। 1/r² साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा देन साइन थीटा पार्शल पार्शल थीटा एंड देन क्या आएगा, एफ जी इज इक्वल टू 0। ये अब आपकी इक्वेशन है। इसमें अब आप डेरिवेटिव्स वगैरह ले लें, तो मैं और ठीक है, टेक डेरिवेटिव्स, जितने भी डेरिवेटिव हैं जितने आप ले सकते हैं वो ले लें। बस एक बात याद रखनी है कि एफ का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट से है और जी का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट से है। सो दिस मीन्स के दूसरी इक्वेशन में एफ कांस्टेंट है, सॉरी दूसरे एक्सप्रेशन में एफ कांस्टेंट है और पहले एक्सप्रेशन में जी कांस्टेंट है। तो ये डेरिवेटिव ले लें, ये तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको डिवाइड भी कर दें बाय एफ जी। ये वही टेक्निक है जो मैंने कल इस्तेमाल की है, इसलिए मैं ये स्टेप भी स्किप करूंगा। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, 1/f, ये डिवाइड करने के बाद डी बाय डी आर, r² डी एफ बाय डी आर प्लस 1/g डी बाय डी थीटा साइन थीटा। एक डेरिवेटिव अभी तक हमने नहीं लिया हुआ, आप चाहें तो ये भी ले लें, बट ये आपके पास फॉर्म बनेगी इज इक्वल टू 0। तो अब दो टर्म्स मेरे पास बन गई हैं। पहली टर्म ये में सिर्फ एफ वाली टर्म्स हैं और दूसरी में सिर्फ जी है। ठीक है ना, तो ये जो स्टेप किया है उसका फायदा ये हुआ है कि पहले एफ जी दोनों आ रहे थे दोनों टर्म्स में, अब सिर्फ पहली टर्म में एफ आ रहा है और दूसरी टर्म में जी आ रहा है। मतलब ये कि एफ और जी सेपरेट हो गए, इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। आर और थीटा दो वेरिएबल अलग अलग हो गए। और कल वाली आर्गुमेंट के मुताबिक एक ही तरीका है कि इन दोनों का सम 0 हो, वो ये कि पहली और दूसरी टर्म दोनों जो हैं वो एक ही कांस्टेंट के बराबर हों। एक में उस कांस्टेंट की वैल्यू प्लस लेनी है और दूसरे में उस कांस्टेंट की वैल्यू माइनस लेनी है। तो आज जो हम चूज करेंगे, और ये क्यों चूज करेंगे ये भी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। कांस्टेंट आप अपनी मर्जी का कांस्टेंट लिख सकते हैं, लिखें, कोई भी कांस्टेंट लिख लें, लेकिन हम एक खास किस्म का कांस्टेंट डिफाइन करेंगे क्योंकि उससे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बड़ी फेमस सी इक्वेशन बनेगी। और इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं l × l+1। और जो दूसरी टर्म है वो ऑटोमेटिकली अब मुझे पता है कि वो क्या होगी, that will be equal to minus of the same constant l+1 where l is constant। l क्या है, कांस्टेंट है। ये l क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, ये भी अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगी। यहां तक स्टेप समझ आ गए, ये सेम स्टेप्स हैं जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किए थे। देन आप क्या करेंगे, बहरहाल इनको ना एक नाम भी दिया हुआ है, दिया जाता है क्योंकि पहली जो इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए इसको समटाइम्स रेडियल इक्वेशन कहा जाता है। और जो दूसरी इक्वेशन है जो सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रही है, इसको एंगुलर इक्वेशन भी कहते हैं। ये सिर्फ नाम है क्योंकि इससे पहचान आसान हो जाती है। अब आप इनको सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों ने मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ी हुई है तो पहली इक्वेशन को देखकर मुझे एक बड़ी मशहूर डिफरेंशियल इक्वेशन याद आ रही है, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन है लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉरी दूसरी दूसरी को अगर आप देखें तो वो लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, और पहली जो है वो एक रेडियल इक्वेशन बना रही है।
ठीक है, ये मैंने लिखा भी हुआ साथ। सो द इक्वेशन के दोनों के सोल्यूशन लिखते हैं बारी बारी। द सोल्यूशन, अब इनका जो सोल्यूशन है वो आप इस तरह से लिखेंगे, द सोल्यूशन टू रेडियल इक्वेशन। इसका जो सोल्यूशन है वो आप लिख सकते हैं एफ ऑफ आर, ये इसका सोल्यूशन होगा। और उसके अंदर अगेन अब मैथमेटिक्स से मैं इसका सहारा ले रहा हूँ, आप कोई भी मैथमेटिक्स की बुक निकालें, उसमें ये क्वेश्चन दी हुई है और उसका ये सोल्यूशन होता है। दिस इज द सोल्यूशन, जिसमें है ए और बी सम अननोन कांस्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि चूंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो डेरिवेटिव्स हैं, सो लिहाजा इसके दो सोल्यूशन होंगे। तो वो दो सोल्यूशन निकलेंगे ए और बी, दो अननोन कांस्टेंट्स की वजह से। तो अगर आप ए और बी की वैल्यू स्पेसिफाई कर दें तो आप उससे दोनों सोल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। तो ये रेडियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। इसी तरह से अब आप एंगुलर इक्वेशन, द सोल्यूशन टू एंगुलर इक्वेशन, वो भी आप लिख सकते हैं। और वो होगा जी ऑफ थीटा, क्योंकि ये सिर्फ थीटा पे डिपेंडेंट है, इज इक्वल टू, और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी बड़ा फेमस है, और वो होती हैं लेजेंडर पॉलिनोमियल्स, पी एल कॉस थीटा। कितने लोग हैं जिन्होंने इसका पहले नाम सुना हुआ है, लेजेंडर पॉलिनोमियल्स? सर नेम तो सुना हुआ है। ये आपने कोई 10-12 दफा सुन लिया नाम। अच्छा, इको हो रही थी ना आवाज में। ठीक है, तो लेजेंडर पॉलिनोमियल इसका सॉल्यूशन है। लेजेंडर पॉलिनोमियल बेसिकली रोड्रिगस फार्मूले के जरिए मालूम होती हैं। अगेन ये मैथमेटिक्स का कोर्स होता तो मैं डिटेल में जाता कि उसके सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचे हैं, बट अगेन आई थिंक कि मैंने इस पर डिस्कशन की होगी। अगर नहीं की तो मुझे याद करवाइएगा, तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन वाला यूट्यूब लिंक है, उस पर मैं एक और वीडियो ऐड कर दूंगा। समन पूछ रही हैं कि इनका प्रूफ मेरे चैनल पे मिल सकता है। मैं वही बता रहा हूँ कि पता नहीं, क्योंकि वो काफी अरसा पहले कोर्स पढ़ाया था। इतना मुझे याद है कि मैंने जिक्र किया था लेजेंडर का, बेसल फंक्शन का। तो अब मुझे याद नहीं है कि वो मैंने करवाया है कि नहीं, तो आप उसको देख लें, वरना मैं खुद भी देखूंगा। और ये स्कूल जब खत्म हो जाएगा तो फिर कोशिश करेंगे कि उसको, उसमें एक दो लेक्चर और ऐड कर दूं। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। कोई भी मैथमेटिक्स की आप बुक निकालें, आफकन की बुक देख लें, बोस देख लें, क्रेजिक की बुक देख लें, जो भी ये आपकी पसंदीदा किताब है, उसमें इसका प्रूफ दिया होता है। बहरहाल रोड्रिगस फार्मूला मुझे बताता है कि ये पोलिनोमियल्स की शक्ल क्या होगी। तो यहाँ कॉस थीटा को एक्स डिफाइन कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, वो सिर्फ नाम रखा है उसका। एंड देन पी एल एक्स जो है वो क्या होता है, 1/2 टू द पावर एल, एल फैक्टोरियल, डी बाय डी एक्स टू द पावर एल, एल्थ डेरिवेटिव बोलते हैं उसको, एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर एल। याद रहे यहाँ पे एक्स से मुराद कॉस थीटा है। एंड देन ये आ गया, और उसमें जो एल है ये आपके पास होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द रोड्रिगस फार्मूला। तो रोड्रिगस फार्मूला आपको बताता है कि फॉर अ गिवन एल व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जिसको आप बोलते हैं लेजेंडर पॉलिनोमियल। तो लेजेंडर पॉलिनोमियल्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ एंगुलर इक्वेशन ऑफ, और एंगुलर पार्ट ऑफ लैपलास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। जुमला लंबा हो गया, जो सारा कुछ किया है उसको मैंने बोला है कि लैपलास इक्वेशन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखें तो उसका जो एंगुलर पार्ट होता है, कि वो एंगल के साथ कैसे चेंज होता है पोटेंशियल, ये आपको कौन बताएगा कि एंगल के साथ पोटेंशियल कैसे चेंज होता है? ये लेजेंडर पॉलिनोमियल बताएंगी। और फॉर गिवन प्रॉब्लम में, मतलब आप जब तक बाउंड्री कंडीशन मुझे नहीं बताएंगे, मैं आपको नहीं बता सकता कि एल की वैल्यू क्या लेनी है। लेकिन इनकी शक्ल भी उसी तरह की है जैसा कि कल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में मैंने आपको दिखाई थी। तो मैंने इनको भी प्लॉट किया है। तो मैं ज़रा दोबारा आपके सामने स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ, और दोबारा आपको ले चलते हैं स्क्रीन टोटल पे, और जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे नज़र आते हैं आपके
पॉलिनोमियल्स। तो ये मैंने यहाँ पर सॉरी नॉट दिस वन बट दिस वन, ये मैंने यहाँ पर लेजेंडर पॉलिनोमियल प्लॉट किए हैं कुछ। और अब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है, मैटलैब है, वोल्फ्राम मैथमेटिका है, उनमें चूंकि ये वेल नोन फंक्शन है, बेसल फंक्शन, लेजेंडर फंक्शन वगैरह, तो आप डायरेक्ट खुद से सारा फार्मूला डिफाइन करने की बजाय आप सिर्फ उसको बताएं कि मुझे लेजेंडर चाहिए। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे जिस रीजन को हाईलाइट किया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको कह रहा हूँ कि भाई लेजेंडर पोलिनोमियल खुद ही निकाल के। तो मैंने कोई फार्मूला नहीं लिखा, मैंने सिंपल उसको कहा कि मेरे पास एक लेजेंडर फंक्शन है, उस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए एन आप अपना डिफाइन कर दें कि एन कितना आपने रखना है, एन इज दी ऑर्डर, कि कितने ऑर्डर तक आपने जाना है। और एक्स जो है वो आपका डिफाइन कर रहा है इंटरवल। तो एक्स जो है वो जा रहा है -1 से 1 तक। ठीक है, ये आपका इंटरवल है जिसके ऊपर मैंने लेजेंडर पोलिनोमियल को प्लॉट किया है। और राइट साइड के ऊपर आपको ये प्लॉट नजर आ रहा है। आप देखें, ये 2 डायमेंशनल प्लॉट है, सॉरी 1 डायमेंशनल प्लॉट है। एक्स की वैल्यू -1 से 1 जा रही है और वाई की वैल्यू जो है वो आपको ये कर्व्स नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर इनको आप अलग अलग करके देखना है, तो आप पी एन को 0 कर सकते हैं। मैं चेक करता हूँ अगर मैं इसको कर सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। तो एन, लेट्स सी, मैंने मैक्सिमम ऑर्डर को 0 कर दिया है और मैटलैब को कहता हूँ कि ये प्लॉट करो। तो देखें, ऑर्डर 0 हुआ है तो इसने सिर्फ P0x को प्लॉट किया है। तो P0x आपको क्या मिल रहा है? P0x आपको 0 मिल रहा है। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ मैक्सिमम ऑर्डर को, तो ये मुझे P1x मिल रहा है। और अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो ये देखें इसकी शेप चेंज हो गई। और अगर आप फार्मूले को भी दोबारा देखें, तो फार्मूला जो है उसके अंदर कॉस थीटा आ रहा है। तो अगर आपको याद हो तो कॉस थीटा जो होता है वो थीटा इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम या मिनिमम होता है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 पे या पाई पे। तो ये देखें, जब एक्स को आप 0 कर रहे हैं दरमियान में, तो आपका वैल्यू जो है वो अब 0 नहीं हो रही। ठीक है, सिमिलरली आप थर्ड ऑर्डर की पोलिनोमियल भी देख सकते हैं। तो ये थर्ड ऑर्डर की आ गई। तो ये रंग बिरंगे जो सोल्यूशन है, दीज आर ऑल लेजेंडर पोलिनोमियल्स। तो मजीद डिटेल में अब आप इनको स्टडी कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएं। और ये बड़े मशहूर प्लॉट्स हैं, आपको गूगल पे हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एक किस्म का मैंने पोटेंशियल ही ड्रा किया हुआ है, ये एंगुलर पोटेंशियल है। ये एंगुलर पार्ट ऑफ द लैपलेस इक्वेशन है, जिसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये हर कलर जो है, हर लाइन जो है, वो एक डिफरेंट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ओके, लेट्स नाउ गो बैक टू द स्क्रीन और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, तो ये होती हैं आपकी लेजेंडर पॉलिनोमियल्स और उनकी शक्ल भी आपने देख ली। नाउ टोटल सॉल्यूशन आपका फिर मिल गया। ठीक है, तो आप उसमें जो जनरल सॉल्यूशन आपका आ गया, वो मैं अब डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ। सो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन टू लैपलास इक्वेशन? वो होगा वी आर थीटा इज इक्वल टू, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, याद है मैंने लिखा था ना एफ आर और जी थीटा। अब चूंकि एफ और जी दोनों मालूम है, तो उनकी वैल्यू पुट करनी है बस। आर टू द पावर एल प्लस बी ओवर आर टू द पावर एल प्लस 1, एंड देन प्रोडक्ट ले लें पी एल कॉस थीटा के साथ। और याद रखेंगे पी एल कॉस थीटा की जो फॉर्म है वो रोड्रिगस फार्मूला बताएगा, विच इज दिस वन। सो दिस इज द मोस्ट जनरल सोल्यूशन जो अभी तक हमने निकाला, नॉट मोस्ट जनरल बट जनरल सोल्यूशन। लेकिन इसमें अब आपको पता है कि ये एक सोल्यूशन तो नहीं लिखा हुआ, ये तो इन्फिनिट सोल्यूशन लिखे हुए हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप
एल को चेंज करेंगे, हर एल की एक वैल्यू पर, एल एक कांस्टेंट है ना, तो हर एल की एक वैल्यू पे आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। एल इज इक्वल टू 0 पे एक पोटेंशियल मिलेगा, लेट्स से वी नॉट। एल इज इक्वल टू 1 पे एक पोटेंशियल मिलेगा, V1। एल इज इक्वल टू 2 पे एक पोटेंशियल मिलेगा, V2, एंड सो ऑन। तो ये तो इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे इन जनरल, ठीक है। ये सारे जो हैं ये क्या आपको देंगे, इन्फिनिट सॉल्यूशंस। लेकिन इन्फिनिट सॉल्यूशंस तो हम नहीं चाहते, हम तो एक फाइनाइट सॉल्यूशन चाहते हैं। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, वही टेक्निक जो कल इस्तेमाल की थी, कि आप इन सारों का फोरियर सीरीज सम ले लोगे, एंड दैट फोरियर सीरीज सम विल गिव यू द फाइनाइट सॉल्यूशन, और वो कन्वर्ज करेगा एक फाइनाइट फंक्शन को, जिसको फिर आप प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं उसकी एक फॉर्म लिख देते हैं अब। सो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, दैट विल बी V और थीटा। अब आप सम किस पे करोगे, L पे, ठीक है। तो यहाँ जो वेरिएबल है वो L है, N नहीं है। 0 टू इंफिनिटी AL R⁴L प्लस BL। अब आप देखें मैंने A और B के साथ भी छोटा सा L अटैच कर दिया है, क्योंकि हर सॉल्यूशन के कोएफिशिएंट डिफरेंट होंगे, तो इसलिए उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम A के नीचे भी L और B के सबस्क्रिप्ट में भी L डाल रहे हैं। तो ये डिफरेंट L की वैल्यूज जो हैं डिफरेंट कोएफिशिएंट्स देंगी, and then multiply by PL cos theta. So this is your solution to Laplace equation in spherical coordinates. ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब अगर आपको कोई खास प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो आप वो अप्लाई इस पे लगाएं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, और इस फार्मूले को ही आप चेंज करके इससे आंसर निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज निकालनी पड़ेगी, और वो है लेजेंडर पॉलिनोमियल्स। और वो लेजेंडर पॉलिनोमियल्स कहाँ से निकलेंगी, वो निकलेंगी इस फार्मूले से जो यहाँ पे येलो बॉक्स में लिखा हुआ है। यहां तक कोई सवाल, ये मैंने बड़ा जनरल सा सॉल्यूशन आपको दिया है। क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं चाहता था कि मैं एक एग्जांपल करवाऊं, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाए कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। लेकिन टाइम कम है, तो मैं उसको अभी पेंडिंग रखते हैं, किसी और टाइम स्पेसिफिक एग्जांपल पे जाएंगे। बट टेक्निक जो है वो सेम है, मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ। सो स्टार्टिंग हमारा पॉइंट क्या था कि लाप्लास इक्वेशन है, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लैप्लासियन मुझे पता है। प्रॉब्लम को इजी करने के लिए मैंने अजीमुथल सिमेट्री ली, यानी मैंने ये कहा कि पोटेंशियल फाई पर डिपेंड नहीं करता, ये मेरी अजम्पशन है, और इस अजम्पशन से मेरा प्रॉब्लम टू डायमेंशनल हो गया आर थीटा में। देन हमने अपने टोटल सॉल्यूशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाकर दो अलग अलग फंक्शन में प्रोडक्ट के तौर पे लिखा। उनकी वैल्यूज प्लग करें ओरिजिनल लैप्लास इक्वेशन में, तो दो इक्वेशंस आपको मिलती हैं। एक को हम बोलते हैं रेडियल इक्वेशन, जो सिर्फ आर कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है, और दूसरी एंगुलर इक्वेशन, जो सिर्फ थीटा वेरिएबल पर डिपेंड करती है। दोनों के सोल्यूशन आपने लिखे, कहाँ से आते हैं, मैथमेटिक्स की किताबों से आते हैं। उसका प्रूफ मैंने यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप किसी भी मैथमेटिकल मेथड्स की बुक उठाएं, और उसमें इनके प्रूफ दिए होते हैं। जो थीटा वाली इक्वेशन है वो आपको लेजेंडर पॉलिनोमियल्स देती है, और जो आर वाली इक्वेशन है वो आपको एक रेडियल सॉल्यूशन देती है, जो R⁴ और 1/R⁴ में आता है। देन आप देखते हैं कि L की वैल्यू जो है वो नॉन नेगेटिव है, 0 से 1 2 3 तक जाती है, और जैसे जैसे आप L की वैल्यू चेंज करते हैं, PLX चेंज होता है, और उसके साथ साथ आपका वोल्ट पोटेंशियल है वो भी चेंज होता है। तो ये डिफरेंट इन्फिनिट सॉल्यूशंस जो बनते थे, इन सब का आपने एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, वो इन्फिनिट आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है जो लिखा है। उस इन्फिनिट सॉल्यूशंस को आपने फोरियर सम करके आपने उसका ये सॉल्यूशन लिख दिया है, राइट। और ये कोएफिशिएंट्स कैसे निकलेंगे, आमतौर पे अगर आपकी जिंदगी आसान है और आप खुशकिस्मत हैं तो होगा ये कि ये जो दो कोएफिशिएंट्स हैं AL और BL, इनमें से एक आमतौर पे 0 हो जाया करे, ठीक है। फॉर मोस्ट प्रॉब्लम्स, जब आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा कि सॉल्व करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, AL और BL विल बी 0,
बेस्ड ऑन दी बाउंड्री कंडीशंस। तो ग्रिफिथ के जितने भी अब प्रॉब्लम है बेसिकली वो आपकी प्रैक्टिस करवाता है इन बाउंड्री कंडीशंस पे, कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे तो डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस आएंगी, और उससे क्या होगा कि आपका एक कोएफिशिएंट जो है वो जीरो हो जाएगा, और आपकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। या ए जीरो हो जाएगा या बी जीरो हो जाएगा। कब ए और बी कब जीरो होंगे, क्या कोई मुझे बता सकता है? कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किए बगैर मैं आपको जनरल सा एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ए एल कब जीरो होगा। और हिंट हिंट जो है ना वो आपका, वो ये इन्फिनिट पे दिया हुआ है। ए एल कब जीरो होगा जनरली, किसी भी प्रॉब्लम में ए एल कब जीरो होगा? बाउंड्री कंडीशंस जो होंगी जैसे एल जीरो। मैं कह रहा हूँ कि बाउंड्री कंडीशन हमें नहीं पता, और मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जनरली बाउंड्री कंडीशन पता हो फिर तो मुझे पता होगा कि कौन सा जीरो है कौन सा नहीं। लेकिन जनरली अगर आपने फर्ज करें कि ग्रिफिथ के प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व कर लिए, तो फिर आपके जहन में एक जनरल पिक्चर बनती है कि अच्छा इस तरह का प्रॉब्लम आए तो ये जीरो होता है, इस तरह का प्रॉब्लम आए तो वो जीरो होता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ग्रीन बॉक्स में जो फार्मूला लिखा है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि मैं आपसे एक तुक्का पूछ रहा हूँ कि अगर आप तुक्का लगाएं कि ए जीरो कब होगा, तो वो आपके जहन में क्या आता है? सो गिवन बाउंड्री कंडीशन में तो पता होता है, अगर बाउंड्री कंडीशन ना दी हो तो फिर क्या होगा? कोई और ऑडियंस में से, फेसबुक में से थोड़ा सा सोचें। चले मैं थोड़ा सा हिंट और खोल देता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पे हमें एक फाइनाइट पोटेंशियल मिले। ये हम चाहते हैं कि एक फाइनाइट पोटेंशियल मिले, जिसको मैंने आपको दिखाया भी था डायग्राम में। व्हेन एल अप्रोचेस इन्फिनिटी, एल माइनस इन्फिनिटी कुछ लोग कह रहे हैं, तो जो आंसर्स आ रहे हैं मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ ताकि फिर हम उनको डिस्कस करें। एक आंसर आया है जी एल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दूसरा आंसर आया है एल अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। किसी और का कोई गैस? कोई मसला नहीं इसमें, आपको कोई आप इम्तिहान में नहीं बैठे हुए, फार्मूला दे के गैस लगाएं। आर के बारे में सोचें, चलें आर के बारे में क्या आप कहते हैं? आर पे भी तो गैस लगा सकते हैं ना। बाकी चीजें तो आपको नहीं पता, लेकिन आर, एल के अलावा आर भी वेरिएबल है। कोई है किसी का गैस? अगर किसी को सवाल ही नहीं समझ आया तो वो मुझे जरा दोबारा बता दें कि नहीं समझ आया। अच्छा जी, एक गैस आया कि व्हेन आर गोज टू जीरो। और कोई? ठीक है जी, दो वोट हो गए हैं आर इज इक्वल टू जीरो के। देखो आर अगर जीरो हो गया तो फिर ए जो मर्जी हो, ए अगर इन्फिनिटी भी हो तो मुझे कोई मसला नहीं है। चलो एक गैस आ गया आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और किसी का कोई गैस? ए कब जीरो होगा? अच्छा जी, एक और है कि व्हेन आर इज वेरी लार्ज, वेरी फार अवे फ्रॉम द सोर्स। तो चलो मैं इसको कह देता हूँ कि सोर्स का मैं नाम स्मॉल आर रख लेता हूँ। एक और आ गया कि आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। चलो चार लोग जो हैं वो आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहुंच गए हैं। मेरा ख्याल है जिसने पहली दफा आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी कहा है उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था, और वो मेरे पास है इकरा उल्फत। तो जनाब इकरा उल्फत के लिए चॉकलेट। बहरहाल ये जवाब ठीक है, और बाकी सारे जो हैं वो भी, उनमें से पहला जवाब भी ठीक हो सकता है, लेकिन चूंकि एल के ऊपर मैं कोई बात नहीं कर सकता, एल को मैं अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूँ फाइनाइट सोल्यूशन लेने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना एक अच्छा अच्छा जवाब, ठीक है लेकिन अच्छा जवाब नहीं है। एल माइनस इन्फिनिटी इसलिए नहीं हो सकता कि हमने एल को कहा था कि वो नॉन नेगेटिव नंबर है।
तो वो 0 से इन्फिनिटी पे जा रहा है। और r इज इक्वल टू 0 इसलिए नहीं हो सकता कि हमने a को 0 करना, क्योंकि r 0 हो गया तो फिर a अगर इन्फिनिटी भी होगा तो इन्फिनिटी टाइम 0 इज अगेन 0, तो लिहाजा ये सोल्यूशन भी ठीक नहीं है। और जिन्होंने ये आखिरी वाला सोल्यूशन दिया था ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप r टेंस टू इन्फिनिटी करें, बट बेसिकली कंसेप्ट सेम है कि जब आप सोर्स से बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे। सो इन जनरल व्हेन r गोज टू इन्फिनिटी तो आपका al जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका आंसर जो है वो इन्फिनिट हो। और अब आपको समझ आ गई होगी कि bl कब 0 होगा। सर फेसबुक पे हमारे पास सर कोई जो है ना वो कमेंट नहीं आ रहा, वो प्राइवेसी लगी हुई है सर, वो तो हटा दें काइंडली। फेसबुक पे आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं सर, जब कमेंट करते हैं तो लिमिट शो हो जाती है, वो आपने लिमिट लगाई हुई कोई। पता नहीं यार मैंने क्या कुछ लगाया हुआ है, चलो देखता हूँ। अम, मेरे पास तो यहाँ पे ओपन आ रहा है, बट लेट मी चेक अगेन। इसका क्या तरीका होता है? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं इसका आ रहा, मैंने कमेंटिंग ओपन तो की हुई है, बट आई डोंट नो। किसी को इसका अगर सोल्यूशन पता है तो वो मुझे बता दें कहाँ से होगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन दो आ रहे हैं, टर्न ऑफ कमेंट्स और स्लो डाउन कमेंट्स। बाकी कुछ नहीं है मेरे पास। चलो फेसबुक वालों से फिर बाद में निपट लेंगे, टाइम थोड़ा है, तो मैं कंटिन्यू जो है वो करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को एतराज नहीं है तो, क्योंकि ऑर्गेनाइजर की इजाजत लेना जरूरी होता है भाई। नहीं सर कोई इशू नहीं है, आप कंटिन्यू करें सर। अच्छा अच्छा, फेसबुक वालों को कहो कि वो किसी दोस्त को मैसेज कर दे। अच्छा चलो, इसका सोल्यूशन निकालेंगे कल। सो अब आपको पता है कि जब आमतौर पे आर जो है वो 0 की तरफ जाए और आपका सोल्यूशन इन्फिनिट हो रहा हो तो तब आप बी को 0 ले लोगे, राइट? तो ये दो सिचुएशंस होंगी, और फ्यूचर में अगर कभी टाइम हुआ एक्स्ट्रा तो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स में ये दोनों की एक एग्जांपल करवाऊंगा। मशहूर एग्जांपल अगर आप करना चाहें तो वो ये है कि अगर आपके पास एक सफियर है, ठीक है, और उस सफियर की, चलो सफियर थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, उस सफियर के ऊपर कोई चार्ज है और आपसे कहा जा रहा है कि उसके इनसाइड और आउटसाइड जो है वो पोटेंशियल निकालें, वी इन एंड वी आउट। तो जब आप वी आउट निकालेंगे, ठीक है, तो आउट निकालने का मतलब आर गोज टू इन्फिनिटी, तो तब ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। और अगर इन साइड पोटेंशियल निकालना है तो आर इज इक्वल टू 0 पे वो ब्लो अप करता है, तो वहां पे ये कंडीशन लगाएंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है मेरे ख्याल ये दिया होगा बहुत सी जगहों पे, आप कर भी सकते हैं। मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो इसलिए मैं इसको नहीं करूंगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल विद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो मैं उस तरफ चलता हूँ, और आधा घंटा रह गया है तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका भी एक जनरल सा ट्रीटमेंट आपके सामने तारफ करवा दें, और थोड़ा सा आपका मैथ और चेक कर लेंगे आपने कितना पढ़ा हुआ है। सो लैपलेस इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। इसके लिए अब जो लप्लाशियन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, डेल स्क्वायर इक्वल्स 1/r, क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी तीन हम ले रहे हैं, आर, फाई और जी। कुछ लोग रो से इसको डिफाइन करते हैं, कुछ लोग एस से डिफाइन करते हैं, लेकिन मैं इसको आर ही ले रहा हूँ। 1/r पार्शल पार्शल आर
r partial by partial r and then 1 over r square del phi square, ये थोड़े से आसान होते हैं. So this is the Laplacian in cylindrical coordinates. I hope कि ये ठीक है. और आपने सॉल्व करना है Laplace इक्वेशन को, और v जो है अब आपका तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, r, phi और z पे, एंड देन दिस इज इक्वल टू 0. तो इन जनरल टेक्निक क्या होगी कि आप r, phi और z को तीन फंक्शंस में लिखेंगे, f ऑफ r, g ऑफ phi, आप कोई और नाम रख लें अगर आपको पसंद नहीं है तो, h ऑफ z, एंड देन आप इसको सॉल्व करेंगे. लेकिन अगेन थ्री डिमेंशन में प्रॉब्लम जरा मुश्किल है, तो यहाँ भी मैं एक अजम्पशन ले लेता हूँ और अपना काम आसान कर लेता हूँ. ये मैं काम तीनों में किया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी किया था प्लेन सिमेट्री, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी किया था अजीमुथल सिमेट्री, और अब यहाँ पे भी मैं करूँगा कि तीन की बजाय दो कोऑर्डिनेट्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो मैं एक ऐसा सिलेंडर ले रहा हूँ जो कि जिसकी जो लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, वो बहुत ही लेंथी सिलेंडर है, और ठीक है, ये उसके दरमियान सिलेंडर का एक्सेस है, और मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि मैं सिलेंडर के एक्सिस के करीब करीब सोल्यूशन फाइंड करूंगा, सच दैट कि ये जो किनारे हैं ना सिलेंडर के ऊपर और नीचे वाला, इनको मैं इन्फिनिटी पे एक्सटेंड कर दूंगा. मतलब इतना बड़ा सिलेंडर है कि ये ऊपर से भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और नीचे से भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. तो ये एक वेरी लॉन्ग सिलेंडर है. तो इस वजह से क्या होगा कि जो जी डायरेक्शन, यानी अगर मैं अपना एक्सिस जो है वो इस तरह डिफाइन करूं कि इसको जी कहूं, इसको मैं वाई कहता हूं और इसको एक्स, तो जी जो है वो इतना एंड उसके इतने दूर हैं जी और माइनस जी दोनों पे, कि मैं जी वाला जो डिपेंडेंस है पोटेंशियल का उसको इग्नोर कर सकता हूँ. तो इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री. सिलेंड्रिकल सिमेट्री, सॉरी. और मैं ये कहता हूं कि जो वी है इज जी इंडिपेंडेंट, ये ज्यूम कर रहा हूं. वो जी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, और ये सिर्फ आर और फाई पे डिपेंड करेगा. एंड देन वी आर फाई, इसको मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में लिख सकता हूँ एफ ऑफ आर जी ऑफ फाई. एंड देन अगेन वही टेक्निक, लैप्लाशियन की वैल्यू पुट करें, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 1 ओवर आर, सॉरी आर, एंड देन एफ जी. अगेन एफ और जी का मतलब आपको पता है, एफ आर पे डिपेंड कर रहा है, जी फाई पे, प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर फाई स्क्वायर एफ जी इक्वल टू 0. क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव्स लेंगे, और डिवाइड करेंगे एफ जी से, और उसका नतीजा आपको क्या मिलेगा, 1 ओवर उसका रिजल्ट आएगा, सॉरी, आर ओवर एफ डी बाय डी आर. अगर कोई मैथमेटिकल मिस्टेक आप पकड़ें तो मुझे बता दीजिएगा काइंडली, क्योंकि मैंने इसको जरा जल्दी जल्दी में किया था, तो समटाइम्स नहीं याद रहता कि एक्सप्रेशन ठीक है कि नहीं. सॉरी, एक एक ये आएगा और दूसरा आएगा 1 ओवर जी डी स्क्वायर जी बाय डी फाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो उसी तरह आपने देखा कि हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाई थी, तो आर वाला फंक्शन एफ है वो अलहदा हो गया, जी वाला फंक्शन फाई है वो अलहदा हो गया, दोनों इंडिपेंडेंट हो गए. और फिर वही आर्गुमेंट कि ये दोनों जो हैं
ये किसी एक ही कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए, लेकिन अपोजिट, सो दैट के वो इक्वल टू जीरो दें। यहाँ पे जो कांस्टेंट चूज करना है वो अगेन आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर आपको आपका सोल्यूशन कुछ इस तरह का होगा कि आप जी एक्सिस में ऑसिलेशन लेना चाहते हैं और बाकी एक्सिस में नहीं। कुछ जगह पे सोल्यूशन ये होगा कि आप एक्स वाई एक्सिस में तो ऑसिलेशन लेना चाहते हैं, लेकिन जी एक्सिस में आप डैम्पिंग लेना चाहते हैं। तो ये वो वाला केस है जो हम करने जा रहे हैं कि जी एक्सिस में डैम्पिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जी एक्सिस इन्फिनिटी पे जा रहा है ना दोनों तरफ। तो हम चाहते हैं कि हमारा सोल्यूशन इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाए, क्योंकि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो होता है। तो इस डायरेक्शन में हम इसकी डैम्पिंग लेना चाहते हैं। तो जैसा जैसा प्रॉब्लम या बाउंड्री कंडीशन आपको दी होंगी, उस प्रॉब्लम के हिसाब से आपको गैस करना पड़ेगा कि आपने अपना कांस्टेंट किस तरह डिफाइन करना है। तो इस गिवन प्रॉब्लम के लिए हम कांस्टेंट्स को इस तरह डिफाइन करेंगे, चूज इज इक्वल टू के स्क्वायर, और जो दूसरी टर्म है 1/g वाली, उसको हम लेंगे -k²। तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि जो पहली इक्वेशन है उसका सोल्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन होगा। और जो दूसरी इक्वेशन है उसका सोल्यूशन जो है वो ऑसिलेटरी होगा, मतलब साइन कॉस की फॉर्म में आएगा, ऑसिलेटरी। ठीक है, तो हम फाइ में उसको ऑसिलेशन करवा रहे हैं। ठीक है, हमारा जो सोल्यूशन होगा वो फाइ में ऑसिलेशन करेगा। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था, आर। आर में वो एक्सपोनेंशियल होगा कि जैसे जैसे आप आर बढ़ाते जाएंगे वैसे, और सिलेंडर के किनारों तक पहुंचेंगे, वैसे वैसे आपका सोल्यूशन डिके करता जाएगा। और जी एक्सिस को हमने यहाँ पे वैसे इग्नोर कर दिया है, जी इंडिपेंडेंस की वजह से, सिलेंड्रिकल सिमेट्री की वजह से। ये बात समझ में आ रही है ना जो मैं कर रहा हूँ, कि हमने किस तरह का सोल्यूशन लिया हुआ है। हम अपने सोल्यूशन को आर डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं करवाना चाहते, हम अपने सोल्यूशन को फाइव डायरेक्शन में ऑसिलेट करवाना चाहते हैं, और आर डायरेक्शन में हम चाहते हैं कि वो डिके करे, कि जैसे जैसे आप सिलेंडर एक्सिस से बाहर की तरफ जाएं आपका सोल्यूशन डिके करता जाए। तो ये दो बातें थी मेरे जेहन में, जिसकी वजह से मैंने आर वाली को प्लस लिया है और फाइव वाली को माइनस लिया है। और अगर आपका प्रॉब्लम चेंज हो जाए तो आप उस हिसाब से अपने कांस्टेंट चूज करेंगे। और के स्क्वायर लेने का भी मकसद जो है वो यही होता है कि आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में लिखेंगे आप, जिससे फेमिलियर हो। अच्छा, इसमें जो ये जो रेडियल इक्वेशन है ना, ये बड़ी मशहूर इक्वेशन है। रेडियल इक्वेशन में ये सिर्फ एक साइड पॉइंट में दे रहा हूं कि अगर इस इक्वेशन में आप रो एक नया वेरिएबल डिफाइन करें विच इज इक्वल टू के आर, और ये यहाँ पे प्लग करें, तो ये बेसिकली बेसल इक्वेशन बन जाती है। और उम्मीद है कि आपने बेसल फंक्शन का नाम सुना होगा। इज इट ट्रू? सही कह रहा हूँ? मेरा नहीं ख्याल, नहीं नहीं, सॉरी। अच्छा, कोई मैथमेटिशियन बैठा है कि मैंने जो बात की है वो ठीक है? आई डोंट नो कि वो जी डायरेक्शन में बेसल इक्वेशन बनती है कि, चलो फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करता क्योंकि मुझे श्योर नहीं है इसके बारे में, लेकिन इतना पता है कि ये बेसल इक्वेशन बनती है। और मैं देखूंगा अगर सोल्यूशन में जाके मैं इसको कोई फॉर्म ऐसी दे सकूं कि बेसल जैसी लगे। फिलहाल आप इग्नोर करें, बट अब ट्राई करें, अगर आप घर पे कर सकते हैं कि इस रेडियल इक्वेशन में के आर को रो पुट करें और देन कंपेयर करें, डेरिवेटिव्स एवेल्युएट करें, तो ये बेसल इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती। मेरा ख्याल है कि बनती है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है इस वक्त, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया अभी। बहरहाल, आप इनके सोल्यूशन लिखते हैं तो इनको भी उसी तरह मैं रेडियल और एंगुलर इक्वेशन का नाम दूंगा। तो ये रेडियल इक्वेशन है और ये एंगुलर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपके दो सोल्यूशन है।
हर इक्वेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर है, यानी आर में भी सेकंड ऑर्डर है, डी और फाइव में भी सेकंड ऑर्डर है, तो हर इक्वेशन के दो सोल्यूशन बनेंगे। तो वो हम निकालते हैं, टोटल चार सोल्यूशन निकालने हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ जो मुझे आसान लग रही है, छोटी सी एंगुलर इक्वेशन। एंगुलर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? तो आपको पता है ये बड़ी मशहूर इक्वेशन है। ये कौन सी, कोई इस तरह की इक्वेशन आपने पहले देखी हुई है? चले मैं आपकी सहूलत के लिए जी को इस तरफ लिख देता हूँ। ये कौन सी इक्वेशन है? बड़ी मशहूर इक्वेशन है वैसे। ये आपने, हर फिजिक्स वाले को ये इक्वेशन याद होती है ज़बानी, दूसरे वाली। वैसे मैंने साथ उसका जवाब भी लिखा हुआ है, और गुलाम फरीद साहब ये पढ़ा भी रहे हैं, यही यही वाली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये? आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है? कि नहीं पढ़ी हुई? ये लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर एक्स। ये किस चीज की इक्वेशन होती है? एनी वन? हाँ, ऑसिलेटरी तो लिखा हुआ है ना, हुक्स लॉ। ठीक है, और कोई? तो ऑसिलेटरी तो लिखा हुआ है, एक बंदे ने बोला जी ये हुक्स लॉ है, तो ये दुरुस्त है बात, हुक्स लॉ की भी दुरुस्त है। उससे भी ज्यादा जनरल इक्वेशन है ये, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिल्कुल। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, जिसको आप ऑसिलेटरी इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो ऑसिलेशंस होगा। बस फर्क ये है कि यहाँ पर ये टाइम डेरिवेटिव था, अब जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो फाई डेरिवेटिव है। तो इधर टाइम में ऑसिलेशन हो रही है, यहाँ पे फाई में ऑसिलेशन होगी। बस यही दोनों का फर्क है। ठीक है, तो इनको याद रखना है ज़हन में। तो इसका मतलब है कि मुझे इसका सोल्यूशन पता है। जी ऑफ फाई जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए कॉज के फाई, वेयर के इज माई कांस्टेंट, प्लस बी साइन के फाई। तो ये एक सोल्यूशन आ गया। अब इसके ऊपर एक बाउंड्री कंडीशन है, और वो बाउंड्री कंडीशन ये है कि सिलेंडर में जब आप फाई डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका एंगल होता है फाई। फाई डायरेक्शन में जब आप रोटेट करते हैं, लेट्स से इस डायरेक्शन में, तो अगर आप एक पॉइंट से शुरू करें तो 2 पाई रोटेशन पूरी करने के बाद आप कहाँ पे होंगे? ठीक है, तो फाई में अगर मैं 2 पाई ऐड कर दूं, तो 5 + 2 पाई के बाद आपकी लोकेशन क्या होगी दोबारा? ये भी किसी को समझ आ रही है ये बात? चलें, फर्ज करें कि मेरा फंक्शन है जी, तो जी में मैं ये कंडीशन लगा रहा हूं कि जब फाइव से मैं स्टार्ट करूं, फाइव मेरा इनिशियल पॉइंट है, और मैं 2 पाई घूमता हूं फाइव फाइव के साथ, या फाइव में 2 पाई रोटेशन ऐड करता हूं, तो मेरा एंड पॉइंट क्या होगा 2 पाई रोटेशन के बाद? आज मैं सवाल ज्यादा कर रहा हूं, इसलिए टाइम भी ज्यादा लग रहा है। अगेन एट फाइव, जबरदस्त। तो आप वापस फाइव पे आ जाएंगे, बिकॉज 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉज एंड साइन। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि कॉज और साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। सो आप पीरियोडिक फंक्शन, तो इसका मतलब है कि जी को पीरियोडिक होना पड़ेगा। तो अगर जी पीरियोडिक है, तो क्या आपकी ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि मुझे पता है कॉस का जी पीरियड भी 2 पाई है और साइन का पीरियड भी 2 पाई है। तो इसका मतलब है कि जी का पीरियड भी 2 पाई होगा, सो बाउंड्री कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो इस सोल्यूशन में ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, और इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, यानी इससे आपको क्या पता चलता है?
लेट्स सी। तो लेफ्ट साइड पे मैं लिखता हूँ ए कॉज के, और अंदर फाइ को मैं चेंज करता हूँ 5 + 2 पाई, प्लस बी साइन के 5 + 2 पाई इज इक्वल टू, अब आपके मुताबिक ये इक्वल होना चाहिए ए कॉस के फाइ के प्लस बी साइन के फाइ के, आपने अभी बोला। तो मैंने क्या किया है, मैंने लेफ्ट साइड में फाइ को 5 + 2 पाई कर दिया, 2 पाई कर दिया, और राइट साइड पे मैंने जी फाइ दोबारा लिख दिया। तो क्या ये दोनों साइडें बराबर नजर आ रही हैं आपको? ये दोनों साइडें बराबर हो सकती थी अगर यहाँ पर सिर्फ के फाइ होता। देखिए ना, यहाँ पर राइट साइड पर के फाइ है, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ के फाइ होता, साइन में भी और कॉज में भी। लेकिन ये एक्स्ट्रा 2 पाई के जो है, ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन मुझे साइन और कॉज की एक और प्रॉपर्टी पता है, वो ये है कि साइन में अगर मैं, कोई एंगल है थीटा, और उसके अंदर मैं 2n पाई ऐड कर दूं, तो वो दोबारा साइन थीटा बन जाता है, अगर n जो है वो आपका इंटीजर हो। ये आपको याद है मैथमेटिक्स से चीज? देखिए ना, थीटा n अगर 0 कर देंगे तो साइन थीटा बराबर हो गया। n को 1 कर दें, 2 पाई विच इज द पीरियड ऑफ साइन। n को 2 कर दें, 4 पाई विच इज द पीरियड ऑफ साइन। 6 पाई, 8 पाई, तो जितने भी आप इवन नंबर्स यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, आपका साइन जो है वो वापस घूम घूम के उधर ही आता रहेगा। और यही कंडीशन जो है वो कॉस के ऊपर भी लगती है। तो दूसरे लफ्जों में आपका जो के है यहाँ पर, वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। के इज जस्ट लाइक एन, और एन चूंकि इंटीजर है, तो इसका मतलब के शुड बी इंटीजर। दिस इंप्लाइज के इज इंटीजर, के इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर 3 तरह के होते हैं, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव के की हमें जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप अपनी इक्वेशन पे वापस जाएं, तो आपकी राइट साइड पे के स्क्वायर आ रहा है। तो अगर आप नेगेटिव के यहाँ पुट भी कर दें, तो स्क्वायर उसको दोबारा पॉजिटिव बना देगा। तो आपकी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। सो के नेगेटिव आप लेंगे तो वो ज्यादती होगी, उससे आप कुछ नया नहीं सीखेंगे। तो इसका मतलब है कि ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब है कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो ये आपने एक चीज सीख ली अपने सोल्यूशन के बारे में, वो सोल्यूशन जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था जी फाई के, क्योंकि जी फाई के अंदर के आ रहा है ना, कांस्टेंट। तो के की कंडीशन अब हमने निकाल ली कि के असल में है क्या, के इंटीजर है, और ये 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो एक सोल्यूशन तो ये आ गया जब आपका के नॉन जीरो होगा, और दूसरा सोल्यूशन आ गया जब के 0 होगा। के इज इक्वल टू 0 एक स्पेशल केस है। अगर आप इस के इज इक्वल टू 0 को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, साइन 0 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, और इन जनरल आपको जो सोल्यूशन मिलेगा दैट विल बी G2, चले इसको कह लेते हैं दूसरा सोल्यूशन, एंड दैट विल बी इक्वल टू बी फाइ प्लस ए। लेकिन ये सोल्यूशन जो है, इसमें मसला ये है कि ये फाइ में पीरियोडिक नहीं है। जब आप फाइ को +2 पाई करते हैं, तो आपको दोबारा जी फाइ नहीं मिलता, क्योंकि इसमें कहीं भी साइन या कॉस का फंक्शन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि इसका एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है, और वो सोल्यूशन जो है वो यही है जो मैंने ऊपर लिखा है। लेकिन अब मैं इसके ऊपर एक कंडीशन ये लगाऊंगा कि जो के है ना, के वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वो पॉजिटिव है और वो इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सो ये हमने बाउंड्री कंडीशन से ये बात निकाली। यहां तक समझ आ गई बात की? तो ये एक सोल्यूशन मेरे पास आ गया। सो ओनली वैलिड सोल्यूशन टू एंगुलर पार्ट का हमने सोल्यूशन निकाल लिया, और वो है जी फाइ
अब उसको मैं G1 G2 नहीं लिखूंगा, G फाइ इक्वल्स के सॉरी A cos K फाइ प्लस B साइन K फाइ और K इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये पहला सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अभी हमारे पास दूसरी इक्वेशन पड़ी हुई है जो थोड़ी सी मुश्किल थी, बेसल इक्वेशन या रेडियल इक्वेशन। इसका आप सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। नाउ रेडियल इक्वेशन। थक तो नहीं गए आप लोग? अभी बहुत से स्टेप मैंने स्किप किए हैं, लेकिन ये कि उम्मीद है आपको पूरी स्टोरी समझ में आ रही है कि हम चले कहाँ से थे और किधर को जा रहे हैं। सो नाउ रेडियल इक्वेशन। अब रेडियल इक्वेशन को एक दफा दोबारा लिख लेते हैं। रेडियल इक्वेशन है आर डी बाई डी आर डी एफ बाय डी आर एंड दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर एफ। तो ये है आपकी इक्वेशन, रेडियल इक्वेशन। इसको आपने सॉल्व करना है। पहले तो आप इसकी शक्ल सेट करें, तो ये बन जाएगी, डेरिवेटिव को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ प्रोडक्ट रूल लगा के। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर डी स्क्वायर एफ बाय डी आर स्क्वायर प्लस आर डी स्क्वायर एफ बाय डी सॉरी आर डी एफ बाय डी आर एंड देन माइनस के स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0। आप लोगों को याद होगा ये बड़ी मशहूर इक्वेशन है, इसको ऑयलर इक्वेशन कहते हैं। ये भी, हाँ, ये वाली इक्वेशन भी अगर आप मेरे वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले लेक्चर देखें तो वहां पे मैंने सॉल्व की है, जनरल फॉर्म से लेके स्पेसिफिक फॉर्म तक। तो ये ऑयलर फॉर्म है इक्वेशन की। एंड यस, दिस विल गिव यू अ बेसल इक्वेशन सॉल्यूशन। और उसमें ये है कि बेसल इक्वेशन मुझे अब अच्छी तरह तो याद नहीं है, लेकिन उसकी कोई फॉर्म इस तरह की होती है, सेकंड डेरिवेटिव आता है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव आता है, और प्लस जो है वो न्यू स्क्वायर माइनस कोई भी, चलो के स्क्वायर ले लेते हैं, एंड देन वाई एंड देन इज इक्वल टू 0। ये होती है बेसल इक्वेशन। जो लोग मैथमेटिक्स के हैं वो मेरी करेक्शन करें, क्योंकि अगेन मैं ये जुबानी याददाश्त से लिख रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें कोई कमी बेशी हो। लेकिन बहरहाल आप देख रहे हैं दोनों की शक्लें जो है वो मिलती हैं, एक जैसी ही हैं। तो ये बेसल इक्वेशन ही है बेसिकली। तो अगर आप लोग इसको हल करेंगे तो इसका जो सोल्यूशन निकलेंगे दोज विल बी बेसल फंक्शंस। लेकिन उसको अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा। अगेन अगर टाइम हुआ तो कोई खास प्रॉब्लम लेंगे जिसमें कि बाउंड्री कंडीशंस को डिफाइन करेंगे, तो फिर आप सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि वहां पे बेसल फंक्शन बनते हैं। लेकिन अभी मैं उनसे आप इज्तनाब करते हुए इसको सिंपली पावर लॉ से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अब आपने। टू सॉल्व, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं आपको हिंट देता हूं कि सॉल्व करने के लिए आप एफ ऑफ आर को आर टू द पावर एन पुट कर दें, ठीक है। और ये जो इसको बोलते हैं पावर लॉ, पावर लॉ सॉल्यूशन और पावर सीरीज सॉल्यूशन, नॉट सीरीज बट पावर लॉ कह सकते हैं रफली, वेयर एन विल बी योर इंटीजर। और अब आप इसको सॉल्व करें तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो होगा कि एन विल बी इक्वल टू प्लस माइनस के। दो पॉसिबिलिटीज होंगी, तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन लगा के एफ ऑफ आर को लिखेंगे। ये मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, अगेन मैं बहुत सी चीजें इसमें स्किप कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं। मेन काम आपने क्या करना है कि आर टू द पावर एन को आपने यहाँ पे पुट करना है हर जगह पे जहां जहां एफ है, डेरिवेटिव्स लेने हैं और देखना है कि ये रिलेशन आपके पास आता है कि नहीं आता। जब ये रिलेशन आ जाएगा तो फिर आप सोल्यूशन लिखेंगे इस तरह से कि एक दफा एन को पॉजिटिव पावर लेना है और एक दफा एन को नेगेटिव पावर लेना है। सो योर सोल्यूशन विल बी सी सम कांस्टेंट आर टू द पावर प्लस के, सॉरी के
और फिर d r⁻⁻k, दिस विल बी द सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने लिखा है यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है, इसमें k जो है वो आपका अगेन उसी तरह से इंटीजर आएगा। और अगर आप k इज इक्वल टू 0 ले लें, अगेन माइनस लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो वही सोल्यूशन दोबारा आपको मिल जाएगा। तो वो रिपीटेबल है, तो वो अजाफी काम है, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो k आपका या 0 होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, ये बात उम्मीद है समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो k विल बी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जब k 0 होगा तो आपका जो सोल्यूशन है वो अपनी इक्वेशन पे आप दोबारा जाएं और इस वाली इक्वेशन को आप दोबारा सॉल्व करें, जिसमें आप k को 0 पुट करें, तो आपका जो सोल्यूशन आएगा दैट विल बी जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। यानी k0 इन इक्वेशन वो बन जाएगी d r² प्लस r df/dr इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी k0 पे। और इसमें भी अब आप r को कांस्टेंट है, r को कॉमन ले लें, तो r df² dr² प्लस df/dr 0 होगा। अब r तो 0 है नहीं, तो इसलिए ये वाली चीज 0 हो गई। और इसको अब आप सॉल्व कर लें, बाकी सारा मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आपको एक और सोल्यूशन मिल जाएगा जिसको मैं F2 कह रहा हूं, सेकंड सोल्यूशन, क्योंकि हर इक्वेशन के दो सोल्यूशन बनने हैं ना, तो ये रेडियल इक्वेशन का सेकंड सोल्यूशन है। एंड दैट विल बी c log r प्लस d। और ये एक वैलिड सोल्यूशन है, क्योंकि इसके ऊपर वो वाली कंडीशन नहीं है कि जी 2 पाई ऐड करें, क्योंकि ये एंगल नहीं है, तो इससे कोई मसला नहीं है हमें। तो इसका भी सोल्यूशन निकल आया। सो दो सोल्यूशन हमने रेडियल इक्वेशन के निकाल लिए। एक सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें आप के को फर्ज करें कि 0 नहीं ले रहे, और दूसरा सोल्यूशन जो है वो नीचे लिखा हुआ है, जिसमें आप के को 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो पहले सोल्यूशन को F1 कह लें, दूसरे को F2 कह लें, एंड सो ऑन। और उससे पहले हमने जी का सोल्यूशन भी निकाला हुआ है, सॉरी, इसको भी मैं ग्रीन में लिख देता हूँ। तो ये आपका एंगुलर पार्ट का सोल्यूशन आ गया। तो ये तीन सोल्यूशन आपको आए हैं। तो अब आपने सबसे पहले ये करना है कि फुल सोल्यूशन लिखना है। और चूंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो चुका है, तो मैं मोस्ट जनरल सोल्यूशन ही यहाँ पे लिखूंगा। अगेन मैथमेटिक्स है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं। सो द मोस्ट जनरल सोल्यूशन टू लैपलेस इक्वेशन इन cylindrical coordinates, अगेन मैंने यहाँ पर सिमेट्री ली हुई है, विद सिमेट्री। अगर सिमेट्री वाली assumption ना लें तो तीन सोल्यूशन आएंगे, वो और लंबा काम हो जाना था। तो अभी सिमेट्री ने हमारा काम आसान किया हुआ है। वो आ जाएगा जी V/φ विल बी इक्वल टू F(r) एंड G(φ), क्योंकि यही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये बन जाएगा, कॉन्स्टेंट्स के नाम चेंज कर लेते हैं, ज़रा आसानी हो जाती है। इसको बोलते हैं A0 प्लस B0 log r। ये मैंने एक सोल्यूशन लिखा, जो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, विच वाज द सेकंड सोल्यूशन ऑफ द रेडियल पार्ट। प्लस उसके अंदर अब आपने इसको भी लेना है और इसको मल्टीप्लाई भी करना है जी के साथ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं एक ही स्टेप में ये सारा काम कर रहा हूँ। सो आएगा प्लस r a cos k phi
आर सॉरी आर टू द के एंड देन क्या नाम था दोबारा, मुझे सॉरी, मैं दोबारा वापस मुझे जाना पड़ेगा। सी और डी, ठीक हो गया, सी और इनका भी नाम ए नॉट बी नॉट रखना है मैंने। काफी ज्यादा कांस्टेंट हो गए इसलिए थोड़ा सा अब नाम चेंज करने पड़ रहे हैं। खैर, तो सी आर के प्लस डी आर माइनस के, इसको मल्टीप्लाई करना है विद ए cos, what was the solution in the beginning? A cos k phi plus b k sin k phi. So a cos k phi plus b sin k phi, ये है जी जनरल सोल्यूशन। लेकिन ये अभी भी मोस्ट जनरल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मोस्ट में क्या होना है, क्योंकि आपको पता है वेयर के की जो वैल्यू है वो जाती है जीरो, सॉरी वन, क्योंकि के जीरो वाला सोल्यूशन तो मैंने लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, 1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरे लफ्जों में ये जो पहला हिस्सा है ये के इज इक्वल टू जीरो वाला सोल्यूशन है, और ये जो सारा दूसरा हिस्सा है ये के इज इक्वल टू वन वाला सोल्यूशन है, और दोनों को ऐड करके मैंने टोटल सोल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये मैंने डिस्कस किया था सारा केस। तो जब के की इन्फिनिट वैल्यू होंगी तो आपके पास क्या आएगा, इन्फिनिट सॉल्यूशंस आएंगे, विच गिव्स इन्फिनिट सॉल्यूशंस। लेकिन हमें इन्फिनिट सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, वन फॉर ईच के, हर के लिए एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इन्फिनिट के पॉसिबल है तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। लेकिन हमें तो फाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, अगेन आप यूज करेंगे फोरियर सम। सो अगेन यूजिंग फोरियर सीरीज, वी आर फाइव विल बी इक्वल टू, अब मैं लिख रहा हूं द मोस्ट मोस्ट जनरल सोल्यूशन, और मैं वादा करता हूं कि इसके बाद मैं मोस्ट का लफ्ज नहीं बोलूंगा। क्योंकि हर दफा मोस्ट कहने पे फार्मूला और लंबा हो जाता है। द मोस्ट जनरल सोल्यूशन विल बी ए नॉट प्लस बी नॉट। इनमें तो कोई मसला ही नहीं है क्योंकि इनमें कहीं भी के नहीं आ रहा, प्लस सम करेंगे ओवर के इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। और अब आपको समझ आ रही मैं के को वन से क्यों ले रहा हूँ, जीरो से क्यों नहीं ले रहा, ठीक है ना, क्योंकि जीरो वाला सोल्यूशन मैंने पहले लिख दिया हुआ है। सो इसलिए के इक्वल टू वन से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन थोड़ी बहुत यहाँ पे चार टर्म्स आ रही हैं तो उनको भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, तो मैं उनको भी इकट्ठा करके लिख रहा हूँ अब। तो ये बन जाएगा सी के, और अब आप देखें मैंने हर कांस्टेंट के नीचे के लगाना है, सी डी ए बी सी डी चारों के नीचे, बिकॉज हर के लिए एक डिफरेंट कोएफिशिएंट आता है ना, और डिफरेंट सोल्यूशन आता है, तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए सी के। तो पहले मैं लगाऊंगा आर के, एंड देन ब्रैकेट में दूसरा काम मैं चलो लिख देता हूं, ए के कॉस के फाई प्लस बी के साइन के फाई प्लस आर माइनस के, और फिर आएगा सी के कॉस के फाई प्लस डी के साइन के फाई, और इन सारों के ऊपर समेशन है। वेयर सी के और डी के ये सेम नहीं है, जैसे ऐसा करता हूँ कि इनका भी नाम चेंज कर देता हूँ। सो अगर मैं सी और ए को मिला के एक कांस्टेंट बना दूं, सी और बी को मिला के एक कांस्टेंट बना दूं, डी और ए को प्रोडक्ट को कांस्टेंट बना दूं, और डी और बी को, तो चार नए कांस्टेंट डिफाइन करने पड़ेंगे।
तो इसलिए मैं सब के ऊपर प्राइम लगा देता हूँ। इस प्राइम का मतलब ये है कि मैंने दो कांस्टेंट्स के प्रोडक्ट को एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर लिया है प्राइम के नाम से। सो उससे ये है कि आपको बार बार, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना और अननाउन है, तो उसको दो दफा लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज नाउ, एंड आई प्रॉमिस यू, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन in cylindrical coordinates for the Laplace equation with cylindrical symmetry। ठीक है, और यहाँ तक आज हमारा लेक्चर होगा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसका भी एक प्रॉब्लम करवाता आपको, जिसमें एक स्पेसिफिक सिलेंडर हम लेते और आपको मैं दिखाता बेसल फंक्शंस, लेकिन चूंकि अब टाइम खत्म हो गया है तो कल कोशिश करेंगे कि बेसल फंक्शंस की कोई एग्जांपल कर लें। और इसके बाद आखिरी जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, जो कि कहलाता है मल्टीपोल एक्सपेंशन, जिसमें आप मोनोपोल, इलेक्ट्रिक मोनोपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल और पता नहीं कौन कौन से पोल, उन सारों को आप स्टडी करते हैं। तो अम, फिर ये है कि कल का आधा लेक्चर और फ्राइडे का पूरा लेक्चर जो है वो मल्टीपोल एक्सपेंशन पे होगा, अनलेस के आप लोगों को अगर इंटरेस्ट हुआ कि हम कुछ प्रॉब्लम जो है वो एक दो प्रॉब्लम जो है वो सफेरिकल सिलेंड्रिकल बेसल फंक्शन के करें या लेजेंडर पोलिनोमियल के करें, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखे हैं। अब आप एक प्रॉब्लम होगा तो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, बहुत से कांस्टेंट्स बच जाएंगे, कुछ कांस्टेंट्स जीरो हो जाएंगे और आपके पास एक बड़ा कॉम्पैक्ट सा फार्मूला निकलेगा, एंड देन आप उसको फिर प्लॉट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो मेरी तरफ से यहाँ तक आज का लेक्चर है। किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। ऑडियंस में से किसी का कोई सवाल, जो लोग वहाँ मौजूद हैं। नहीं सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। और कल वाला लेक्चर सर इंशाल्लाह 8:45 पे एग्जैक्ट स्टार्ट करवा देंगे हम। आज थोड़ा सर वो लेट हो गए। आप तो स्टार्ट करवा देंगे, पार्टिसिपेंट से भी पूछ लेना कि वो सारे आ जाएंगे 8:45 पे। सर आ जाइए वो भी। अच्छा अच्छा। हाँ, आप लोग अगर जल्दी आ जाएंगे तो जाहिर है कि मुझे और टाइम मिल जाता है। मैं चाह रहा था कि मैंने दो प्रॉब्लम दोनों के लिए सोचे थे। इसके लिए एक सिलेंडर का प्रॉब्लम था और लेजेंडर के लिए मैंने एक सफियर चार्ज सफियर का प्रॉब्लम सोचा था कि उससे हम देखेंगे लेजेंडर पॉलिनोमियल कैसे अप्लाई होती हैं और बेसल फंक्शन कैसे अप्लाई होते हैं। बट अगेन उनको सॉल्व करने के लिए ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं काफ़ी लेंथी है, तो एक एक प्रॉब्लम आधा आधा घंटा ले जाता है। सो ऑफ कोर्स वी नीड मोर टाइम। जी, किसी और का कोई सवाल या कमेंट? सदफ का सवाल है और अच्छा सवाल है। मैं उसको सवाल को भी रिवाइज करता हूँ और वो उस स्लाइड पे भी जाता हूँ जिससे मुतल्लक उनका सवाल है। उनका सवाल है सफेरिकल कोऑर्डिनेट्स के हवाले से। सो आई विल गो टू द प्रीवियस स्लाइड। तो यहाँ पर मेरा ख्याल उनका क्वेश्चन जो है ना वो किधर गया? अ, हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिखा था, इधर ही था या वो पहले किधर गया? या वो सिलेंडर में था? आपका सवाल स्फेरिकल में है या सिलेंड्रिकल में है? क्वेश्चन इनका था कि जब के इज इक्वल टू जीरो के केस को वो उन्होंने डिस्कस करना है। तो अगर आप मुझे बता दें कि सिलेंडर आपने स्फेरिकल में लिखा है, लेकिन मुझे कहीं स्फेरिकल में कहाँ पे है के इज इक्वल टू जीरो का केस? क्योंकि के तो सिलेंड्रिकल में चल चल रहा है ना। यहाँ तो एल को डिफाइन किया था स्फेरिकल में।
तो सदफ अगर आपने सवाल को रिवाइज कर दें, थोड़ी कंफ्यूजन है मुझे। लेकिन मैं इन जनरल आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो जीरो वाला केस होता है ना, उसको हम अलहदा से ट्रीट जब करते हैं, तो आप ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में जाके उसकी वैल्यू पुट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। मसलन यहाँ पे जब k इज इक्वल टू जीरो का हमने सोल्यूशन लेना है ना, तो ये जो सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, ये आप देखें यहाँ पर मैंने k इज इक्वल टू वन से इसकी वैल्यू ली है, और k इज इक्वल टू जीरो का जो केस है वो अलहदा से हमने उसको किया है। तो उसके लिए मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को अलहदा से सॉल्व किया है, उसको ऑलरेडी फाउंड सोल्यूशन में नहीं प्लग इन किया। और आई थिंक जी में भी ऐसा ही किया है, पता नहीं आपका कोई, हाँ, मेरा ख्याल उनका सवाल जो है वो इससे रिलेटेड है, वो स्फेरिकल का नहीं, सिलेंड्रिकल का क्वेश्चन है। दिस इज नॉट स्फेरिकल। तो यहाँ से कंफ्यूजन मुझे पैदा हुई। तो ये वाला केस वो डिस्कस मेरे ख्याल करना चाह रही हैं कि ये कैसे आया। तो ये ऐसे आया कि आपने इसको इस वाले जी में प्लग इन नहीं किया, इससे आपको कंफ्यूजन हो रही है कि के को जीरो पुट करें तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा, और जी इज इक्वल टू सिर्फ ए के बराबर आ जाएगा। हाँ, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो बिल्कुल, लेकिन वो जी वन होगा, वो पहला सोल्यूशन होगा, फर्स्ट सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया। बेसिकली आप वापस जाते हो और इस इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करते हो। अब आप देखो, जब आप लेफ्ट राइट साइड पे के जीरो पुट करोगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा ना। सेकंड डेरिवेटिव जीरो कब होता है? जब आपका सोल्यूशन स्ट्रेट लाइन हो। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने अक्सर में लिखी हुई है यहाँ पे, अगर आप गौर करें तो 5 वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है, तो ये कहाँ से आई है? फ्रॉम इक्वेशन कौन सी है जी? ये मैं लिख देता हूँ, डी स्क्वायर जी बाय डी फाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये सोल्यूशन आएगा। सदफ, आपका जवाब क्लियर हो गया? और यही काम फिर हमने बाद में भी किया था कि जब आपने के इज इक्वल टू जीरो का केस लिया तो इसको अलहदा से हमने दोबारा उस इक्वेशन को सॉल्व किया था। ओके, गुड। दूसरा एक सवाल है, कांस्टेंट्स जो डिफाइन कर रहे हैं वो दोबारा बता दें। तो क्योंकि दो अलग अलग सोल्यूशन है, तो पहले सोल्यूशन के लिए मैंने सी डी इस्तेमाल किया रेडियल इक्वेशन में, और दूसरे सोल्यूशन के लिए ए नॉट बी नॉट इस्तेमाल किया। इसी तरह जी में भी दो सोल्यूशन बनने थे, लेकिन हमने देखा कि जो दूसरा सोल्यूशन है वो बेकार है, क्योंकि वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो लिहाजा जी में सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, तो टोटल 3 सोल्यूशन मिले 4 की बजाय। तो उसमें जो कांस्टेंट्स थे उनका नाम भी ए बी रखा हुआ है। जब आप उन सब का प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले दो का तो चलो ठीक है, उनका तो कोई मसला नहीं है, वो तो एक केस ही अलग है, के इज इक्वल टू जीरो का। लेकिन यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो आप देखें सी को ए से प्रोडक्ट करेंगे, डी को करेंगे, तो ये 4 नए कांस्टेंट बनेंगे। और उन 4 नए कांस्टेंट्स के लिए मैंने प्राइम लगा दिया उनके ऊपर। और के इसलिए लगाया कि फॉर ईच के देयर वैल्यू विल बी डिफरेंट। तो जैसे जैसे के चेंज होगा आपके कोएफिशिएंट चेंज होंगे। लेकिन उनका एक नाम रखा है इस तरह से कि आप बार बार सी बी डी बी बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि उन दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन हमने एक नए कांस्टेंट में कर लिया। तो ये मेरा ख्याल इकरा का सवाल था। आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा। चलिए फर्दर अगर किसी का क्वेश्चन है भी तो वो नोट करके रख लें, कल कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो रहा है तो इसको रिवाइंड अप करते हैं। चलें, ठीक है जी, हुक्म आ गया। अब हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और